नमस्कार, मैं कमल कौशिक। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। 2024 के इलेक्शन का जिक्र हो ही जाता है। 2024 की खासियत यही है कि बहुत बड़ी परीक्षा नेताओं की होनी है और वो परीक्षा किसी और को नहीं बल्कि आपको लेनी है। मुद्दे आपके होने चाहिए और बुनियादी मुद्दों पर आज भी बात हो रही है तो ये विडंबना ही कहनी चाहिए। आज भी कई जगह लोग उन बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। ये हमारी राजनीति का दोष है या हमारा ही दोष है, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। इसलिए 24 की खबर में हम नेताओं के बयान सुनवाते सुनवाते आपको ये भी बताते हैं कि उन बयानों के मायने क्या है। आइए 24 की खबर में आज शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा संदेश से करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवों तक ने सभी ने हमेशा युवा शक्ति के बारे में सोचा है और सर्वोपरि युवा शक्ति को रखा है। श्री अरबिंदो भी कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरबिंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि ये मोदी की गूंज आज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में भी सुनाई देती है। आज हम सबके बीच एक ऐसे नेता है जिन्होंने हम सबको विकसित भारत बनाने का एक बड़ा लक्ष्य दिया है। ये मोदी की गूंज आज भारत में नहीं दुनिया के कोने कोने में है। भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है। लेकिन आज नासिक की इस ऐतिहासिक भूमि पर हम आज क्यों इकट्ठे हैं? आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि है। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अब निशाना साधा है बीजेपी और पीएम मोदी पर। दरअसल समंदर पर बने भारत के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन उसके बाद इस पर भी सियासत होने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के पास समय नहीं था। हमने कोशिश की कि जनता के लिए ये पुल को खुलवाया जाए। बीजेपी से भी गुजारिश की गई, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर उद्घाटन की याद आती है। प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है, प्रधानमंत्री आज नासिक में जाएंगे। देखिए, अच्छी बात है। ये जो योजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं, ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में बनी है और बहुत दिनों से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान एक बार फिर से बीजेपी की तारीफ की है तो वहीं कांग्रेस पर सियासी हमला भी बोला है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले तोड़ने की संस्कृति थी लेकिन आज जोड़ने की संस्कृति है। अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। चाहे काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है। अपने आप को खपा देना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा साथियों, घबराना मत, डरना मत, हौसले गिरने मत देना, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर
बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। कुरुक्षेत्र में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया और युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और आज जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए मोदी की गारंटी है। आज मोदी जी हमारे युवकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे सब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उनका कि हमेशा आपके पास कोई अपना एहसास हो के नहीं हो अपने संपत्ति का, अपने धन का, दौलत का, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो कोई चीज आपको चाहिए, कहीं से चाहिए तो मोदी गारंटी है। मोदी मोदी मोदी। युवाओं को एक बड़ी सौगात चुनाव से पहले दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से युवाओं को बड़ी सौगात दी है। एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि प्रदेश की सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है जिसके तहत आने वाले वक्त में सिविल इंजीनियरिंग के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 15,000 नए युवाओं को छोटे ठेकेदार बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी सुविधा उनको ये दी जाएगी कि ट्रेनिंग मुफ्त में होगी और लोन भी दिलवाया जाएगा। योजना बनाइए मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे। हरियाणा की सियासत में आम आदमी पार्टी भी अपने पैर को जमाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की परीक्षा। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद हरियाणा में भी सत्ता के सपने देख रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर जमकर सरकार को घेरा। पार्टी की सरकार ने मानो हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। हरियाणा में एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इस बार 816 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है कि आप भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट सही से नहीं निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित तरीके से हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। 40 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें, कोई भी परीक्षा सही ढंग से हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करवा। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो हरियाणा में कांग्रेस भी लगातार खुद को मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास करी है। यह बात अलग है कि अलग अलग नेता अपनी रणनीतिक तहत आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आने वाले वक्त में बड़े कार्यक्रम वो खुद भी करने जा रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस भी करने जा रही है। साथ ही एक सवाल बड़ा यह भी है कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडी गठबंधन का यहां भी तय होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात तो कह दी है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। घर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस 15 से हम अभियान शुरू कर रहे हैं। मैं जीत जा रहा हूँ और ये बार जा रहे हैं इलेक्शन। अभी तक तो जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है दिल्ली के बारे में। कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से राम मंदिर को लेकर बयान दिया गया था। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी एक पत्र लिखकर कहा गया था कि वो फिलहाल 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने पहले भी अपनी बात रखी थी। आस्था रखने वाले लोग आजकल और परसों भी तो जा सकते हैं, फिर भी बीजेपी पलट पलट कर वही सवाल करती है। आस्था रखने वाले लोग हैं, वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की
और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूं, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता पलटकर जवाब भी दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, लेकिन इन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार किया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने फिर से अपनी ओर से बयान दिया है और कह दिया है कि कितने आमंत्रित व्यक्तियों के निमंत्रण स्वीकार किए गए। किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। कि निमंत्रण जितने लोगों को गया, उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत, मतलब अपनी मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं उनकी सोच के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। भगवान राम पूरे देश के भगवान हैं। हम सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और अपने घर पर एक दिया जलाना चाहिए। ये उनका खुद का पर्सनल जो भी उनकी सोच है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि भगवान राम पूरे देश के भगवान हैं और हम सबको एक इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम सब को इससे उत्साहित होना चाहिए और हम सबको कहीं ना कहीं 22 तारीख को अपने घर में एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जिस तरीके से भगवान राम ने अपने आदर्शों पे अपनी जिंदगी जी और उस तरीके से पूरे देशवासियों को। मामला वहां से शुरू हुआ जहां से कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू किए कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है और राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है। लेकिन जब से ये निमंत्रण खड़गे और सोनिया गांधी ने अस्वीकार किया है, तब से ही बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। अब कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी अपनी ओर से बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों के लिए भगवान राम काल्पनिक है या जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है और वो अगर लोग दूर रहना चाहते हैं, तो इसमें अचरज की बात क्या है? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिन लोगों के लिए राम काल्पनिक है और या फिर जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, जिनके समय ऐसी कुर्बानियां और शहादतें हुई जो 1858 और 1828 और उस 32 उस समय से लेकर आज तक यही सब चलता आ रहा है, तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यह कहा है कि प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान भी होता है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ। अब कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी सवाल उठाए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि राम सेतु और भगवान श्री राम काल्पनिक है। बड़ी स्पष्ट बात है, जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है?
इन्होंने एक समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। इन्होंने 1949 में आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जब मूर्तियां, राम की मूर्तियां पाई गई, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये मुसीबत है, ये अब यहाँ से मुसीबत शुरू होने वाली। जब ऐसी चीज़ों को ये मुसीबत माने। अब कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के स्थापना के कार्यक्रम को लेकर जो बयानबाजी हुई है उस पर अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने एक बयान देते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस टेढ़ी चाल चलती है और इसी के मुताबिक जब आशीर्वाद लेना था तो क्या करती है और अब क्या कर रही है ये देश को मालूम है। कांग्रेस बोले तो टेढ़ी चाल, सीधी चलते ही नहीं है। भगवान को, राम को जाके दर्शन नमस्कार करना, इतना ही उनको करना था, आशीर्वाद मांगने के लिए। मगर कांग्रेस के राम के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा काम है, अच्छा को अच्छा कहना ये अपना धर्म है, ये कांग्रेस नहीं निभाते हैं। और मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य किया, माननीय मोदी जी पंतप्रधान माननीय, वो एक्सेप्ट करने की मानसिकता नहीं है उनकी। हिमाचल में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत काफी गर्म है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर इसी को लेकर निशाना साधा और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को निमंत्रण मिला है और वो जाना भी चाहते हैं तो कांग्रेस को इसे पार्टी के दायरे में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य सिंह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। जो निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जो मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जी को निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि उनने जाने की बात कही है, उन्होंने मीडिया में भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरा निजी आस्था का विषय है, मेरी श्रद्धा है और मैं जाना चाहता हूँ। इसको पार्टी के दायरे में नहीं बांधना चाहिए, पार्टी का निर्णय इस प्रकार नहीं थोपना चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो जाएंगे और उनको जाना चाहिए। हरियाणा में भी राम मंदिर को लेकर जारी सियासत के बीच अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि कांग्रेस का ये रवैया जन्मजात है। कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी उसमें भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं वो भी वहां खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा। हमारा बुजुर्ग भी है जिसने चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है, क्या कहते हैं अच्छी बात होगी तो उसका कहा राम राज है। मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का। तो उसके लिए कोई पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके आगे समझता हूँ। बात कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और इस न्याय यात्रा में लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए हम उस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। इस यात्रा का फायदा हमारी पार्टी और जनता दोनों को मिलेगा। हमारी राहुल जी की यात्रा 14 को शुरू होगी मणिपुर से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इसमें लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को, वंचितों को, किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, नौजवानों को, उन सब इश्यूज उठाएंगे और इस देश में जो हालात बने 10 सालों में वो जनता के सामने आने चाहिए। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, हमारी पार्टी को भी मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का लोग मूल्यांकन करेंगे और इन 10 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं देश में उस पर लोग चिंतित हैं और अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोग इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस चाहे 1000 यात्रा क्यों ना निकाले, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसलिए वो जनता के दिल से निकल चुके हैं। जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1000 यात्रा क्यों ना करे, क्यों ना उन्होंने
7 साल का जो यात्रा की थी उनके कार्यकाल में क्या किया उन लोगों ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया। उनका पास कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई उनका लाइक काइंड ऑफ उनका कोई दिशा भी नहीं है। इसकी वजह से वो खो गए, नाउ जनता के दिल से वो निकल गए। अभी जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। दे आर टोटली फेलियर। अरे उन्होंने क्या क्या न्याय दिया, 7 साल में क्या न्याय दिया। और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यात्रा प्रभावी बिल्कुल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूती के साथ जोड़ा है, कश्मीर को भारत से जोड़ा है। पहले कश्मीर में 2-2 कानून हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही कानून है। राहुल गांधी की यात्रा बेकार की कवायद है। 50 साल से कांग्रेस पे था भारत जोड़ो यात्रा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती करी कि उन्होंने कश्मीर का मामला छोड़ दिया था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इस हिंदुस्तान के 2 झंडे लगा दिए। एक काम तो मोदी साहब ने कर दिया कि 2 झंडे की जगह 1 झंडा कर दिया। ये तो जोड़ने का काम तो मोदी साहब ने करा है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला भी अगर कांग्रेस ठीक फैसला करती तो नहीं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, इन्होंने तोड़ा। जोड़ा क्या है मुझे आप बता दो। 40 साल से राज में रहे, कोई एक स्टेट भी क्या जोड़ा है? जुड़ा हुआ देश है, लोग समझदार हैं। देखिए पूरे यूरोप में अगर देखें तो एक स्पेनिश है, एक फ्रेंच है। हरियाणा कांग्रेस पर रणजीत सिंह ने बड़ा कटाक्ष करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई बार टूटी है और मैं कांग्रेस के इस रिकॉर्ड को भलीभांति जानता हूं। साथ ही उन्होंने दावा यह भी किया कि बीजेपी आज तक भी नहीं टूटी। इसमें आपस में डिवीजन सदा से रहा है, ये हमेशा बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड इनका एक अपना रहा है सदा तक, और इसमें ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस 10 से ज़्यादा बार टूटी है। कभी इंदिरा कांग्रेस बनी, कभी पाटिल कांग्रेस ओ बनी, कभी कांग्रेस रीजनल पार्टीज बन जाती हैं, कभी भजनलाल जी ने बना ली, कभी किसी और ने बना ली, कभी चौबंसी लाल ने बना ली। ऐसे करके कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड 10 बार टूटी है। कांग्रेस एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो आज तक। ये बड़ी बात कहते हुए रणजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये सच भी है कि इतिहास गवाह है। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहकर कई बार ये कोशिश की कि कांग्रेस को दगा देकर। अब बात केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हुई है और ये एक वैश्विक समिट है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। वाइब्रेंट गुजरात विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और ये ग्लोबल समिट है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए वाइब्रेंट गुजरात एक सबसे बड़ा संदेश है। वाइब्रेंट का मतलब यही है कि हर चीज में हम सक्षम हों, उत्साहवर्धक हों, काम को बेहतर तरीके से कर रहे हों। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिसाइकिल करके उसको रीयूज में लाना। INDIA गठबंधन को लेकर एक सवाल लगातार हर दिन पूछा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय करेंगे। बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली भी है। बहुत से राज्य हैं जहां पर अभी भी सवाल ये बरकरार है। कहीं भी किसी भी राज्य में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पहले से एक गठबंधन है 2 बड़ी पार्टियों का, जो कभी विरोधी हुआ करती थी। जब ये संभव है तो सब कुछ संभव है। इसी सवाल का जवाब देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सकारात्मक चर्चा चल रही है, नतीजा जल्द सामने आएगा। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पॉजिटिव चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि ये चुनावी परीक्षा सर पर आ चुकी है। बीजेपी संगठन अपने अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों में तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ भी
उत्तराखंड का बीजेपी संगठन अब बड़े बड़े नेताओं की जनसभा करवाने के लिए पूरी कसरत कर रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जनसभाएं वो 2 जगह करवाना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से इस बात का अनुरोध भी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी के कार्यक्रमों के निमित्त हमने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमने अपना अनुरोध पत्र भेजा है कि 2-3 सभाएं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर वो करें। इसके अलावा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, आदि बहुत सारे वरिष्ठ नेता हमारे केंद्र। तैयारी पूरी कर ली गई है। नेताओं ने अपनी रणनीति का धीरे धीरे खुलासा करना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक रणनीति बहुत खास होती है, वो अंदर की बात है और ये पार्टी अंदर की बात कभी नहीं बताती है। घोषणा पत्र भी तैयार किया जा रहा है। घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर क्या आता है ये तो आपको ही मालूम है। इतिहास को भी याद रखिए और भविष्य को बनाना है तो वर्तमान को भी देखिए। वर्तमान ही भविष्य बना सकता है। कोशिश आज से कीजिए, जरूर आने वाले कल में हम सब कामयाब होंगे। नमस्कार।